मीडिया की जो कन्वेइंग है, जो कन्विंसिंग है, वो एक तरीके से जो एक भ्रामक आप कह सकते हैं आपकी, वो भ्रामक होके में हुआ, वो यादव यहाँ के नहीं समझ रहे हैं, यहाँ के भी समझ रहे हैं। आरक्षण बचाओ, कभी किसी को बचाओ, तो एक दिन ऐसा आप बोलोगे कि मेरा परिवार बचा। संगठनात्मक तौर पे हमें कुछ कमियां नजर आई। एक बात कही, यहाँ पर आशीर्वाद मिला जीत के आने का, लेकिन जीत नहीं हो पाई। आपको 2,11,000 के आसपास वोट मिला और लालगंज जो सीट थी वो इससे पहले बीएसपी की सीट थी। मतलब ये कहा जाए कि जीती हुई सीट जो थी वो हार गई। क्या कारण आपको लगता है? उसके बाद भी आपने लंबे समय से ग्राउंड पर हैं, पूरा माहौल देख रही हैं, क्या कारण, क्या गलतियां हुई, क्या कमियां रही, या फिर किस चीज में बीएसपी जो थी वो पीछे रह गई? देखिए, कमियां, गलतियां, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्रमुखता जो हम देख रहे हैं कि हम थोड़ा सा संगठनात्मक लेवल पे जैसे आज हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारा बूथ अगर मजबूत रहेगा तो प्रत्याशी कोई भी हो, कभी भी हो, किसी भी समय पर आए, हमारा वो सीट निकलना तय है। तो संगठनात्मक तौर पे हमें कुछ कमियां नजर आई, जिसको कि अब दूर कर लिया गया है। लेकिन चुनाव के दौरान तो एक आप ये भी मान लीजिए कि हम शायद मेंटली इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि एक बीएचयू का प्रोफेसर जो है वो चुनाव के मैदान में आ जाएगा, या ऐसी तमाम बातें जो है। बूथ और संगठन को लेकर आपने कहा कि बूथ और संगठन पर उस तरीके से काम नहीं था 2019 में, हमारा बूथ मजबूत नहीं था। ये चीजें हमने कहीं और जगह से भी सुनी, और खासकर वोटर ने ये कहा कि जो सीटें हमारी जीती हुई थी, जो मजबूत थी, उन पर हमारे बस्ते तक नहीं लगे जी। तो अब आप उसको किस तरीके से सुधार रहे? क्योंकि संगठन जो होता है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं, लेकिन संगठन जो है वो 5 साल सक्रिय रहना चाहिए। तो अब किस तरीके से काम कर रहे हैं, और आप खासकर इंदु चौधरी किस तरीके से काम कर रही हैं संगठन को इस हद तक मजबूत बनाने में कि 27 में जो आप चुनौती देने जा रहे हैं भाजपा को, जो कि जानी ही जाती है अपने संगठन के कारण, कैसे आप उस पर काम कर रहे हैं? देखिए, 2027 की तो जो प्लानिंग है वो तो है ही है, लेकिन माननीय बहन जी ने 2 मार्च को जो मीटिंग हुई थी लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में, उसमें भी उन्होंने निर्देशित किया था कि सबसे पहले हम अपने बूथ को मजबूत करें। तो हर बूथ करो मजबूत का नारा लेकर के हम लोग निकले हैं। हर बूथ पे 5-5 पदाधिकारियों को हम लोग जोड़ रहे हैं, और ये सिर्फ ऑन पेपर्स नहीं है, ये व्यक्तिगत रूप से एक-एक गांव में जाकर के कैडर दे करके मीटिंग के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे युवा जो है स्वेच्छा से कि हम बीएसपी के लिए काम करना चाहते हैं। आज ये हालत है कि बूथ पे हमको 5 कार्यकर्ता चाहिए, लेकिन बूथ पे हमें 20 कार्यकर्ता मिल रहे हैं। तो हम एडजस्ट तो 5 कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं, लेकिन हम तैयार 15 एडिशनल कर ले जा रहे हैं। तो ये हमारी एक जीत होगी आने वाले समय में, जब 27 का चुनाव होगा तो जो वॉलंटियर्स हमारे लिए तैयार रहेंगे, वो वॉलंटियर्स अपने आप ही, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर गांव में छोटी छोटी रैली निकाल करके, ये और इसके साथ साथ विशेष फोकस हम उन बच्चों पे कर रहे हैं जो 10-11 साल की उम्र के हैं, जो आने वाले अगले लोकसभा चुनाव तक, हो सकता है वो 18 साल तक हो जाए या उसके आसपास की उम्र तक हो, लेकिन वो एक माहौल बनाने का जो कार्य करेंगे। ये तो आपने बताया कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं। हम एक चीज देखते हैं कि समाजवादी पार्टी खासकर आजमगढ़ तो एक तरीके से पूरा उनका क्लीन स्वीप यहाँ पर है, और पीडीए का नारा है अखिलेश यादव का। हाल ही में वो यहाँ पर अपना कार्यालय बनाया है। हम देखते हैं कि जब कोई सत्ता में होता है, या फिर सांसद या विधायक जिस पार्टी का होता है, उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। आप इस समय आजमगढ़ में सत्ता में नहीं है, प्रदेश में भी आपका एक विधायक है, लोकसभा चुनाव में उस तरीके से प्रदर्शन नहीं रहा, तो कैसे आप उस यूथ को भरोसा दिला रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए? क्योंकि वो सपा के साथ जाने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर सांसद विधायक बैठेगा, उनका कोई मुद्दा उठाने की बात होगी तो विधानसभा में वो लोग उठा सकते हैं, आप लोग तो वो भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, संभावना अगर आप व्यक्त कर रहे हैं कि उनके साथ जा सकता है, तो ये इस बात की 100% संभावना है कि यूथ जो है वो जब हकीकत देख रहा है कि ये पीडीए केवल एक छलावा था, एक नारा था, असली बात ये थी कि अपने परिवार को आजमगढ़ में सेट करना था। नहीं तो आजमगढ़, जहां पे दलित और यादव का एक बड़ा गठजोड़ था, जिसकी बदौलत यहाँ से अंगद यादव जी, रामायण यादव जी, तमाम यादव, यहाँ से रमाकांत यादव जी, तमाम लोग यहाँ पे विधायक सांसद हुए। माइनॉरिटी बाहुल्य क्षेत्र है, माइनॉरिटी को भी लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने काफी काम किया, और शुरुआती दौर में रामकिशन यादव जी प्रथम सांसद इसी आजमगढ़ की धरती से हुए। इसके बावजूद अपने परिवार से एक व्यक्ति इटावा से ला करके आजमगढ़ की सीट पे उन्होंने सेट किया,
और यहाँ पे लाके उसको चुनाव लड़वा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोकल पॉलिटिक्स को भी खत्म करने का एक प्रयास है। बहुत सोची समझी रणनीति है, जिसको कि जो आम जनता है, आम वोटर्स हैं, वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और स्पेशली यादव वोटर्स तो और अच्छे से समझ रहे हैं, जहां वो देख रहे हैं कि क्या आपको पूरे आजमगढ़ में कोई यादव प्रत्याशी नहीं मिला जो आप अपने परिवार से यहाँ लाके। तो मेन चीज मैं ये देखता हूँ कि जब बीएसपी के सांसद आजमगढ़ से हुए तो खासकर लोकल के लोग हुआ करते थे जी। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले यहाँ पर मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े, उनके बाद अखिलेश यादव चुनाव लड़े, फिर धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े। एक तरीके से कहा जाए कि जो आजमगढ़ की सीट थी, जो कभी आजमगढ़ के लोगों की हुआ करती थी, अब वो सैफई परिवार की होकर रह गई। तो मेन चीज तो ये है, लेकिन जो यादव वोटर है वो तो पीडीए के नारे के साथ, अखिलेश यादव के साथ अट्रैक्ट हो रहा है कास्ट के नाम पर। नहीं, ये भी एक तरीके का भ्रम ही है, क्योंकि हमने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में जब गठबंधन हुआ था, किस प्रकार से जो है इटावा, मैनपुरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो यादव सीट्स थी उनपे वो वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो गया। किस वजह से हुआ है वो कारण काफी डिटेल हो जाएगा अगर उस पर चर्चा करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो पश्चिम में हुआ वो यादव यहाँ के नहीं समझ रहे हैं, यहाँ के भी समझ रहे हैं, और वो तमाम बातें जो वहां पे हुई है वो यहाँ पे भी लेकर के लोग, मतलब यहाँ का यादव नाराज है लीडरशिप की वजह से। बिल्कुल नाराज है, और इसको हम जब मीटिंग कर रहे हैं तो वो नाराजगी सामने आ भी रही है, और वो इस बात को समझ भी रहा है कि वोट तो आपने हमारा ले लिया, लेकिन असल में आप काम किसके लिए कर रहे हो। और ये छलावा ही तो है ना, पी फॉर क्या है, डी फॉर क्या है, ए फॉर क्या है, आप कोई चीज स्पष्ट नहीं कर रहे हो। जब भी आप कोई ट्वीट करते हो या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो तो उसमें पीडीए बोल देते हो। अब पी से आप कुछ भी समझते रहो, पिछड़ा समझते रहो, तो अगला वो तो बोलते हैं पीडीए का फुल फॉर्म पिछड़ा दलित। हाँ, तो उनके बोलने से नहीं होता है ना, क्रियाकलाप से पता चलता है ना, कार्य जो उनके होते हैं उससे पता चलता है कि क्या वो नारा है कि या वास्तव में वो सिर्फ परिवार को डेवलप करने के लिए एक अलायंस किया गया था। अच्छा, जो उनके नाराज लोग थे अपने परिवार के। आप जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं तो चुनौतियां क्या सामने आती है, क्योंकि सामने जो दल दिखाई देते हैं जो यहाँ पर ग्राउंड में पहले से हैं, और सब सीटों पर 10 के 10 विधायक जो हैं वो समाजवादी पार्टी के, पूरे जो मंडल है पूरा उसमें आपने 21 सीटों पर लगभग प्रभाव पता है। तो आपके सामने क्या चुनौतियां आ रही हैं, आपको क्या अपनी पार्टी की तरफ से कुछ कमी लग रही है कि अगर वो सुधरेगी तो हम और इंटैक्ट कर सकते हैं? जैसे अखिलेश यादव हम देखते हैं कि लगातार इंटरेक्टिव रहते हैं, हर मुद्दे पर बोलते हैं। अभी एसआईआर का मुद्दा था, पार्लियामेंट में उस पर एक लंबा चौड़ा भाषण और उस तरीके से विरोध किया। आपको क्या लगता है कि आपकी अगर सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से कुछ चीजें और सुधरेंगी तो फायदा रहेगा? देखिए, हमारी माननीय बहन जी जो मुद्दे उठा रही हैं और जो मुद्दे आप बोल रहे हैं, माननीय बहन जी ने अभी जो मुरादाबाद में मकबरा और मंदिर को लेकर के जो विवाद हुआ, माननीय बहन जी ने खुले तौर पे बोला। वक्फ बोर्ड की जो जमीन पे जो जिस तरीके से कब्जा करने की और जो बातें हो रही थी, बिल लाने की बात हो रही थी, माननीय बहन जी ने उस पर खुले तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुले तौर पे बोला। जबकि माइनॉरिटी का 90% वोट लेने वाले लोग माइनॉरिटी का नाम लेने से डरते हैं, चाहे अपने ट्वीट में हो, चाहे कॉन्फ्रेंस में हो, चाहे अपनी मीटिंग्स में हो। तो खुले तौर पे माननीय बहन जी लीडरशिप एक ऐसी लीडरशिप है जो कि जिसके ऊपर माइनॉरिटी भी भरोसा कर सकती है, पिछड़ा भी भरोसा कर सकता है, लेकिन माइनॉरिटी का वोट आपको मिल नहीं रहा है। लेकिन वोट भले ना मिले, लेकिन एक जो भरोसेमंद लीडरशिप है वो हमारे ही पास है। और रह गई 21 विधानसभा की बात, तो हमें चैलेंज हमारे लिए बढ़ गया ना। आप झूठ बोल करके एक बार वोट ले सकते हो, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। झूठ बोल के आप एक बार वोट ले सकते हो, बार बार आप वोट नहीं ले पाओगे। आपने इस बार तो हवा बना ली कि संविधान बचाओ, कभी आप कहोगे आरक्षण बचाओ, कभी किसी को बचाओ, तो एक दिन ऐसा आप बोलोगे कि मेरा परिवार बचाओ, तो जब आप वो नौबत आने ही नहीं पाएगी ना, जब आप नारा दो मेरा परिवार बचाओ बचाओ, तो आपकी हकीकत जनता समझ रही है। और जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता खुले तौर पे जो परिवर्तन की बयार जनता के बीच में बह रही है, वो आपको आने वाले 27 के परिणाम जो चौंकाने वाले बेहद आएंगे वो आपको दिखाई देगा। क्योंकि एक गठबंधन अंदर से चल रहा है, या एक्चुअल गठबंधन प्रसारित बहुजन समाज पार्टी को किया जाता है झूठ बोल करके, लेकिन असल गठबंधन पीछे चल रहा है, जहां परिवार के आधे लोग बीजेपी में हैं, आधे लोग सपा में हैं, और ब्लेम हमारे ऊपर लगाया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है। तो ये जनता इस बात को बहुत अच्छे से देख रही है, समझ रही है, और ये भी जान रही है कि क्यों लीडरशिप को एक तरीके से कर्टेल किया जा रहा है। 27 टिकट मिला था बहुजन समाज पार्टी से इस बार के लोकसभा चुनाव में, मात्र 4 सीट दिया गया अल्पसंख्यकों को इस बार के लोकसभा चुनाव में। अगर अल्पसंख्यक समाज से तो ये मतलब एक अनुरोध भी है, निवेदन भी है, और उनको गुजारिश भी है कि आप खुद के आंकड़े देखिए कि आप 27 सीट पे अगर एक तरफा वोट करते हैं। मेन चीज ये है कि मैम, क्या आप जो चीजें बता रही हैं
कमी कहाँ, आप मैसेजिंग में आपकी कमी रह जाती है या फिर उन तक बात नहीं पहुंच पाती? मैसेजिंग और कन्वेइंग की बात नहीं है, यहाँ पे समाज के समझने की बात है। जो माइनॉरिटी एक लीडरशिप विहीन एक समाज हो गया है इस समय, उनका कोई रहनुमा नहीं है। ऐसे में वो एक ऐसे वो पेंडुलम की तरह है कि इधर जाए कि इधर जाए, इधर जाए कि इधर जाए, और हर कोई उनको अपने पाले में खाली वोट के लिए करना चाहता है। और जब सहूलियतें देने की बात आती है, या मॉब लिंचिंग या वर्क बोर्ड जैसे मुद्दों पे बोलने की बात आती है, तो सब मुंह पे ताले लगाए रहते हैं। तब बोलता कौन है? माननीय बहन जी बोलती है। तो तमाम जो लोग कहते हैं कि बहन जी इस मुद्दे पे नहीं बोल रहे, उस मुद्दे बहन जी खुल करके बीजेपी के भी खिलाफ बोल रही है, कांग्रेस पार्टी के भी खिलाफ बोल रही है, और समाज के जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो समाज पीड़ित है, अत्याचार जो हो रहा है, कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे, माननीय बहन जी लगातार उन मुद्दों पे नजर भी बनाए रखी है और जनता को उनको ट्वीट के माध्यम से जनता तक अपने मैसेज को पहुंचा भी रहे हैं, जिसको हम लोग गांव में मीटिंग्स के द्वारा बता रहे हैं। तो वो कन्वेइंग जो है ना, वो अब 1 to 1 कन्वेइंग है। सोशल मीडिया की जो कन्वेइंग है, जो कन्विंसिंग है, वो एक तरीके से जो एक भ्रामक आप कह सकते हैं आपकी, वो भ्रामक हो गई है। ज्यादा उस पे अगर आप डिपेंड होकर के रहेंगे तो आप अपना एक ओपिनियन नहीं बना पाएंगे। मतलब अब जो एक तरीके से आप कहना चाह रहे हैं कि जो ग्राउंड लेवल पर जो संगठन वाला जो माउथ टू माउथ मीडिया जो साहब कांशीराम ने तैयार किया था, हम माउथ टू माउथ मीडिया पे ही काम कर रहे हैं कि अफवाहों पे नया ध्यान दें, क्योंकि यूट्यूबर्स और यूट्यूब चैनल्स ज्यादातर वो एक बहुत अट्रैक्टिव है कि इनसे लड़ाई हुई, इन पे गिरी गाज है, ये हुआ, तो वो एक अट्रैक्टिव बना करके कि जनता ज्यादा व्यूज दे। जनता ने तो व्यू कर लिया, आपके तो टीआरपी बढ़ गई, आपको पैसे भी मिल गए उसके, लेकिन एक आम जनमानस के बीच में जो एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए था वो जाने से रह गया। तो अब सोशल मीडिया पे भी काम हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे भी काम हो रहा है, संगठन के लेवल पे भी काम हो रहा है, भाईचारा पे भी काम हो रहा है, और हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो भी लगातार तमाम मुद्दों पे अपनी राय लगातार रख रही है, जिससे कि जनता के बीच में ये मैसेज रहे कि जनता नेता भी सक्रिय है और साथ साथ जिन्हों को लगाया गया है फील्ड में वो लोग भी सक्रिय है। अच्छा।